I am Dr. Giriraj Singh, lecturer of chemistry. Today we will discuss the properties of ether in this video. Last video में ethers का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इस प्रॉपर्टीज में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जरा डिस्कस करते हैं। ईथर एक रंगहीन ईथरीय गंधयुक्त विशेष गंध होती है, द्रव होता है और ये द्रव वाष्पशील होता है। अर्थात अगर हम ईथर को खुला छोड़ देते हैं तो ये बिना गर्म किए ही सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है। इस घटना को हम वोलाटाइल कहते हैं, वाष्पशील कहते हैं। ईथर जल में अवलय होता है तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में ये विलय होता है और ये मुख्यतया इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, जो इसका उपयोग भी डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार ईथर का उपयोग बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में भी किया जाता है। तो अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत केमिकल प्रॉपर्टीज, और इस केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा पहला पॉइंट रहेगा कंबशन या दहन। कंबशन, दहन मीन्स होता है जलाना। जब ईथर को वायु के साथ जलाया जाता है या ईथर और वायु के मिश्रण को जब जलाया जाता है तो एक विस्फोटक मिश्रण बनता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण बनता है जो विस्फोट के साथ होता है और ये बहुत ज्वलनशील होता है, हाईली इन्फ्लामेबल है हमारा ईथर। तो देखते हैं जरा क्या होता है। ईथर का सूत्र है C2H5 का होल ट्वाइस O। और जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। तो जो कार्बन होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलते हैं। जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो जल के रूप में निकलते हैं। तो 5 अणु जल के बनते हैं और 4 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। तो हमारे ऑक्सीजन के परमाणु 13 हो गए, एक इधर है तो 6 लेंगे। इस प्रकार ईथर को वायु के मिश्रण में वायु के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का विस्फोटक मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार इसको कंबशन किया जाता है। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है हमारा रिएक्शन विद PCl5। डाइथाइल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया क्या होती है। जब हम डाइथाइल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो इथाइल क्लोराइड बनता है। ये इथाइल क्लोराइड बनाने का एक मेथड हो सकता है। जरा देखते हैं हम ये अपक्रिया किस प्रकार से होती है, काफी महत्वपूर्ण है। C2H5OC2H5 प्लस PCl5। इसको देखेंगे ये यहाँ से क्लीवेज होती है। PCl5 का P इधर लगता है, एक Cl इधर लगता है, एक Cl इधर लगता है, 3 Cl के अणु इधर लगते हैं और ये हमारा क्या बनता है, दो अणु बने C2H5Cl के और एक अणु बना POCl3 का। C2H5Cl को एथिल क्लोराइड कहते हैं, POCl3 को फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं। इस प्रकार ईथर PCl5 के साथ अपक्रिया करके एथिल क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड देता है। थर्ड प्रॉपर्टीज है इसकी, काफी महत्वपूर्ण है ये भी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपक्रिया HI के साथ अपक्रिया। ये अपक्रिया दो प्रकार से देखने को मिलती है, एक ठंडे और सांद्र HI के साथ, एक गर्म और सांद्र HI के साथ। तो हम फर्स्ट इसकी देखते हैं इन कोल्ड, ठंडे में, ठंडे HI के साथ कराते हैं इसके रिएक्शन। तो जब डाइथाइल ईथर की क्रिया ठंडे में सांद्र HI के साथ की जाती है तो हमें एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल इन दोनों का एक एक अणु प्राप्त होता है। किस प्रकार से इसको देख सकते हैं, C2H5OC2H5 प्लस HI। ये सांद्र लिया है, कंसंट्रेट होता है, ठंडे में रिएक्शन कराते हैं
तो यहाँ से C2H5OH ये निकलता है, C2H5 जुड़ता है, तो ये बनेगा C2H5OH प्लस C2H5I। एक अणु एथिल अल्कोहल का बनता है, एक अणु एथिल आयोडाइड का बनता है। इस प्रकार यह क्रिया शांत ठंडे में की जाती है। अगर इसी रिएक्शन को इन हॉट के साथ में, गर्म के साथ, तो जब डाइथाइल ईथर की क्रिया गर्म सांद्र HI के साथ की जाती है तो केवल एथिल आयोडाइड के दो अणु बनते हैं, और ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, C2H5O C2H5। इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड के दो अणु लगते हैं, इसको गर्म किया जाता है, ये भी कंसंट्रेट है, तो ये अणु यहाँ से टूटता है। इस तरीके से रिएक्शन होती है, पहले HI के अणु का H इधर और I इधर, दूसरे HI के अणु का H इधर और I इधर लगता है। इस प्रकार दो अणु C2H5I C2H5I के बनते हैं, C2H5I प्लस एक अणु हमका यहाँ से जल का बनता है, तो दो अणु एथिल आयोडाइड के बनते हैं और एक अणु जल का बनता है। इस प्रकार ये HI के साथ क्रिया संपन्न होती है। चौथा रिएक्शन देखेंगे हम इसका, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस, सामान्य परिस्थितियों में ईथर का जल अपघटन नहीं होता है, किंतु जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च ताप और उच्च दाब पर जब सांद्र सब एथिल जब डाइथाइल ईथर की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो ये जल अपघटित होकर एथिल अल्कोहल देता है। जरा इसकी रिएक्शंस को देखें, ये हमारा डाइथाइल ईथर है, C2H5O C2H5। तो ये जल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से आता है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, वो हाई टेम्परेचर लेते हैं और हाई प्रेशर लेते हैं। उच्च ताप और उच्च दाब की परिस्थितियों में कराया जाता है, तो यहाँ से ये जल का अणु इस तरीके से लगता है, H इधर OH इधर, और हमको पुनः एथिल अल्कोहल के दो अणु प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये डाइथाइल ईथर का जल अपघटन हो जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है हमारा इसकी, रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। इसका हम एसिटिल क्लोराइड के साथ भी अब क्रिया करा सकते हैं। तो जब हम डाइथाइल ईथर की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, जो कि एक एस्टर है, एस्टर बनता है। रिएक्शन को समझ सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। डाइथाइल ईथर को लिखेंगे C2H5O C2H5। ये रिएक्शन निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं, AlCl3। तो यहाँ से Cl और ये C2H5 को निकलना है, इन दोनों को आपको जोड़ना है, तो ये जुड़कर के बनता है CH3COO C2H5 प्लस C2H5Cl। ये एथिल एसीटेट बनता है, और जो कि एक एस्टर है, और एथिल क्लोराइड बनता है। इस क्रिया को हम रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब डाइथाइल ईथर की निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है, तब हमको केवल एथिल एसीटेट के दो अणु प्राप्त होते हैं। देखेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, और डाइथाइल ईथर का सूत्र होता है C2H5O C2H5। ये रिएक्शन निर्जल एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं, ZnCl2। तो यहाँ से हमको दो अणु CH3COO C2H5 के मिलते हैं, यानी कि एथिल एसीटेट के प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमारी ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन विद क्लोरीन। ये क्लोरीन के साथ भी अपक्रिया करता है, रिएक्शन विद क्लोरीन। और क्लोरीन के साथ इसकी जो रिएक्शन होती है
वो दो तरीके से होती है, एक इन डार्क, अंधेरे में, और एक होती है प्रकाश में। तो जब अंधेरे में डाइथाइल ईथर की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो इसके अल्फा हाइड्रोजन एक एक करके विस्थापित होते हैं और हमें क्रमशः 1 मोनोक्लोरो डाइथाइल ईथर और अंत में 1 डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर प्राप्त होता है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं रिएक्शंस को। इसको हमें इस तरीके से लिखना होगा CH3 CH2O CH2 CH3। ये अल्फा कार्बन कहलाता है इसका, दोनों ऑक्सीजन ग्रुप से Cl2 के साथ हमने रिएक्शंस कराई तो यहाँ से HCl निकलेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन से हटेगा और हमको मिलेगा CH3 CHCl O CH2 CH3। 1 मोनोक्लोरो डाइथाइल ईथर इसका नाम है, 1 मोनोक्लोरो डाई इथाइल ईथर। अब इसकी क्रिया फिर क्लोरीन से करा देते हैं, फिर HCl निकलता है और अब इस अल्फा हाइड्रोजन हटेगा तो हमें मिलेगा CH3 CHCl O CHCl CH3। इसका नाम है 1 डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर। तो ये अपक्रिया डार्क में होगी और अगर हमने यही अपक्रिया लाइट में करा दी, सूर्य के प्रकाश में करा दी, तो डाइथाइल ईथर के सभी हाइड्रोजन एक साथ क्लोरीन से हट जाते हैं और बनता है C2Cl5 का होल ट्वाइस O प्लस 10 HCl निकल जाता है। डाइथाइल ईथर की क्रिया प्रकाश में कराने पर ये इन लाइट है, C2H5 का होल ट्वाइस O 10 Cl2 लगते हैं यहाँ पर, तो C2Cl5 का होल ट्वाइस O ये बनता है पर क्लोरो डाइथाइल ईथर बनता है ये, और 10 HCl निकल जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस ईथर के रासायनिक और भौतिक गुणों का अध्ययन किया। अगर हम इस ईथर के उपयोग की बात करें, यूजेज ऑफ ईथर, तो इसका नंबर 1 यूज होता है गुड सॉल्वेंट। ईथर इज ए वेरी वेरी गुड सॉल्वेंट, एक बहुत ही अच्छा विलायक है ये, विलायक के रूप में। दूसरा, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा, ये पुराने समय में, अब तो नहीं यूज होता, निश्चेतक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा उपयोग है बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में यूज करते हैं। तो इस प्रकार हम ईथर का उपयोग समझ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये ईथर समाप्त होता है और इस ईथर के साथ ही साथ ये हमारी जो यूनिट है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये यूनिट भी यहाँ पर फिनिश होती है। थैंक यू।